तो पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे बस की यात्रा, उसमें हमने ये देखा था कि उस पाठ के लेखक कौन थे? हरिशंकर परसाई जी थे। ओके, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं ये बता दीजिए पहले। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके ओके ओके, डोंट माइंड। आई विल जस्ट रिप्रेजेंट। डोंट माइंड। अब प्रेजेंट हो रही है? प्रेजेंटिंग, यस। चलिए, वेरी गुड, हो रही है बेटा। यहाँ दिख रहा है, यहाँ साफ साफ लिखा है बेटा, आपके कहने थोड़ी हम मान लेंगे। चलिए, तो पाठ का नाम है क्या? बस की यात्रा। आपको याद होगा पिछली क्लास जब हम लोग पढ़ रहे थे इस पाठ का, तो उसमें कितना आनंद आया था हम लोगों को, याद है पिछली क्लास में? Yes sir. जैसे लेखक के वो शब्द कि यह बस पूजा करने के योग्य है, इसमें तो बैठना बहुत खतरनाक है, याद है? Yes sir. लेखक एक जगह लेखक ने लिखा है कि यह बस पूजा करने योग्य है। Yes sir. कौन है सो भी बोल रहा है जी? हाँ बेटा बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि जब बस इतनी जर्जर स्थिति में थी, इतनी खराब स्थिति में थी, तो उस बस पे क्या बैठा जाए, उसके बढ़िया उसकी पूजा की जाए, इसका ये मतलब हुआ। ओके, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अच्छा, तो देखो इस पाठ में लेखक ने एक यात्रा का वर्णन किया है कि यात्रा पे जो जिस तरह से हम लोग जाते हैं तो देखते हैं तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार होता क्या है कि लेखक भी एक बार बस से कहीं जा रहा होता है और उस दौरान उसको जो मिलने वाली बस होती है, जो सफर करने वाली बस होती है, वह बस बहुत ही खटारा किस्म की होती है। समझ गए? उसको आप सीधी भाषा में सीधी भाषा में कह लीजिए कि वो बस बिल्कुल खटारा होती है, तो लेखक उसको देख के चौंक जाता है। और दूसरी बात, चूंकि लेखक को इमरजेंसी होती है, तो लोग बार बार समझाते हैं कि इस बस से मत जाइए, इस बस से मत जाइए, इससे जाएंगे तो ये होगा, उससे जाएंगे तो ये होगा, तो जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो लोग कहते हैं कि यह, तो लेखक पूछते हैं कि क्या यहाँ डाकू रहते हैं? तो लोग समझाते हैं कि नहीं, डाकू तो नहीं रहते, लेकिन बस ही अपने आप में डाकिन है। बस डाकिन है का मतलब क्या होता है कि बस क्या करती है? बोलिए, बस डाकिन है का मतलब ये होता है कि बस क्या करती है? हाँ, गुड। मतलब कि बस डाकिन मतलब डाकू सबको लूट लेता है, और बस क्या करेगी? चोट वोट लगा देगी, शरीर को नुकसान पहुंचा देगी। तो यहाँ डाकिन कहने का ये मतलब है, ठीक। फिर लेखक उसी में लेखक क्या करता है कि जो एक बस का हिस्सेदार होता है, वो भी उसी बस में बैठा रहता है। जो बस का एक मालिक होता है, वो भी उसी में बैठा रहता है। तो लेखक उससे भी पूछ लेता है, क्या भैया बस चलेगी, चलती है? तो अब भाई किसी मालिक से आप अगर पूछोगे कि आपकी बस खराब है, तो क्या कहेगा? कहेगा कि अरे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, बस तो चलती ही है। तो आगे फिर लेखक लिखते हैं कि अपने से चलती है कि किसी के चलाने से, मतलब कि अपने से बस चल जाएगी कि हम लोग पुश करेंगे तब चलेगी, धक्का देंगे तब चलेगी, ठीक है। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं, उनको समझाते हैं लेखक को कि अरे कोई बात नहीं है, आप चलिए, बैठिए, इस तरह से यहाँ बसें रोज आती हैं जाती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तब जो है लेखक अंत में उसको, भाई जाना तो है ही है। अच्छा, लेखक एक चीज और लिखता है कि जब वो बस में जा रहा होता है, तो जो लोग उनको छोड़ने आए होते हैं, याद है? तो जो लेखक को छोड़ने आए हैं, हाँ, जो लोग लेखक को छोड़ने आए हैं, वो ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मानो वो आखिरी बार छोड़ेंगे। अब उनकी लेखक से मुलाकात नहीं होगी,
जो है, लेखक कहते हैं कि और जो बस है, लग रहा था जो लोग छोड़ने आए हैं वो ऐसे हमको देख रहे थे जैसे लग रहा था कि अब हमारी आखिरी मुलाकात है और इस बस के साथ हम जाएंगे तो अब हम मर जाएंगे। समझ गए? तो लोग, लेखक को लगता था कि लोग उनको इस आंखों से देख रहे थे और उनकी आंखें ये कह रहे थे कि चलिए, मतलब ये मन में मन वो सोच रहे थे कि चलिए अब जो आया है वो तो मर ही जाएगा, चाहे राजा रंक या फकीर, चाहे राजा हो या रंक, और रंक माने होता है प्रजा और फकीर माने होता है साधु सन्यासी, उर्दू भाषा का शब्द है। लिखते कि आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना माने पलायन करना, चले जाना। तो लेखक लिखते हैं कि अब भाई आज उनको लग रहा था कि अब लेखक आदमी तो है ही, आदमी को तो मरना ही है, चाहे किसी विधा मरे। ठीक, उसके बाद लेखक आगे वाले पैराग्राफ में आप आएंगे तो आप पाते हैं कि लेखक लिखते जो बस की स्थिति है, इस बस स्टार्ट होती है, पूरे बस में कंपन सी होती है, पूरे बस में आवाज होती है, मतलब जो बस की स्थिति यथा स्थिति है उसका वर्णन कौन करता है? लेखक करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने शायद पढ़ लिया था और इसके आगे वाला पैराग्राफ हमको, ठीक है, इसके आगे वाला पैराग्राफ हमको पढ़ना था। ठीक, यस सर, इसके आगे हमें पढ़ना था। क्योंकि देखिए लेखक लिखते हैं कि खिड़की से दूर बैठे थे क्योंकि उसमें कुछ खिड़कियां कम थी और जो भी थी वो भी टूटी फूटी थी, मतलब इंसान को बच के रहना पड़ता था कि हर खिड़कियों से हम कैसे बच के, कि हम खिड़कियों से कैसे बच के रहें कि हमको चोट न लगे। ठीक, यहां तक हो गया था, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे लिखते हैं, इस क्लास के बाद आ जाइए मार्क्स में। इसके बाद बेटा आगे लेखक लिखते हैं कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब देखिए बस इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है, लेखक इतना मजाक उड़ा रहा है बस का कि हर बात पे हंसी आ जाए। अब देखिए एक नई बात निकल के सामने आ रही है। क्या निकल के आ रही है समझिए, कह रहे हैं कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। माने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 या 1942 के आसपास हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो 1942 के समय, जब उस समय गांधी जी ने आंदोलन किया था, तब यह बस नहीं रही होगी। देखिए लेखक का व्यंग देखिए। ठीक, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। देखिए सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी का, उसमें यह था कि जो भारतीय हैं और जो अंग्रेज हैं वो भारतीय किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। तो लेखक इसी बात को बस के संदर्भ में कहते हैं कि यह बस जो है जब उस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन किया था, तो बस जवान रही होगी। तभी बस ने ये सीखा है कि हम एक दूसरे हिस्से का सहयोग नहीं करेंगे। अब देखिए इसी चीज को ध्यान से देखिए, वाला जो ये चित्र है बस का, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको एक एक हिस्सा डैमेज नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए ये हिस्सा बांधा पड़ा, ये हिस्सा बांधा पड़ा है, ये हिस्सा सहयोग नहीं कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, चीजें आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस। तो इसी चीज को लेखक व्यंग के रूप में कहता है कि मानो जब यह गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा होगा तब यह बस जवान रही होगी। इट मींस कि यह बस ने सीख लिया है कि हम आगे वाले हिस्से का पीछे वाले हिस्से से सहयोग नहीं रखेंगे, अगल वाले का बगल वाले से सहयोग नहीं रखेंगे। तो लेखक क्या करते हैं, एक नजीर बताते हैं, व्यंग करते हैं। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि लेखक उस बस को देख करके उसमें बैठे हुए हैं और मजा ले रहे हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे। आनंद आ रहा है कि नहीं चैप्टर में, ये बताइए। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हाँ, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है,
कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देख रहे हैं क्या गजब लेखक ने लिखा है कि बस में लेखक को यह नहीं समझ में आ रहा है कि सीट पर वो बैठे हैं कि सीट उन पर बैठी है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हाँ, लेखक लिखते हैं कि मतलब कोई हिस्सा जो है एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा है। तो लेखक लिखते भी हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जवान रही होगी और उसने वहीं से सब कुछ सीखा होगा कि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? जिया बहुत हंस रही हो बेटा, क्या बात है? जरा हमको भी बताओ। नहीं हमको भी बताओ क्या बात है, बहुत हंस रही हो। हम भी हंसे। देखो पूनम हंसने लगी तुम्हारी बात सुन के। क्यों? विश्वजीत काहे मुस्कुरा रहे हो बेटा? चैप्टर में कुछ ज्यादा आनंद आ रहा लग रहा है ना? चैप्टर में तुम लोग को ऐसे ही बस में बैठाएंगे, ठीक रहेगा? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो टेंशन ना लो, ठीक। आगे देखो। ठीक, लेखक लिखते हैं कि हमें यह मालूम नहीं चल रहा था कि बस हम पर चल रही है या हम बस पे चल रहे हैं। ठीक, कहते हैं कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए क्या गजब का व्यंग्य लेखक लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कहते हैं कि एकाएक बस रुक गई। अब लीजिए, एक तो बस वैसे ही खराब दिखने में थी, दूसरे में लेखक को डर लग रहा था। अब चलते चलते एकाएक बस ये रुक गई। अब क्या होगा? फिर मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। समझे कुछ? देखो क्या होता है, होता क्या है कि चलते चलते बस रुक जाती है। समझ गए? तो अब भाई बस रुक गई तो युवा कह रहे भाई बस क्यों रुक गई, बस क्यों रुक गई, बस क्यों रुक गई। खलबली मच गई यात्रियों में। तो पता चलता है कि बस का जो टंकी है, पेट्रोल की जो टंकी है, उसी में छेद हो गया है। अब ड्राइवर बेचारा झटपट उतरता है और एक बाल्टी में पूरा पेट्रोल निकाल लेता है और उसको क्या करता है, बगल में रख लेता है और एक पाइप निकालता है, नली माने पाइप निकाल करके उसको इंजन में डालने लगता है कि कम से कम बस चलने लगे। अब लेखक को लग रहा था कि अब लेखक को क्या लग रहा है कि जो उस बस में उसके हिस्सेदार बैठे हैं, माने जो एक मालिक बैठा था ना, जिससे लेखक पूछा था कि क्या यह बस चलती भी है। लेखक ने पूछा था ना लोगों से, याद है कि नहीं पिछले वाले पैराग्राफ में? अब लेखक यहाँ मजा ले रहा है। अब वो कह रहा है कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार, माने जो उस बस के मालिक हैं, वो क्या करेंगे, वो आएंगे, इंजन को उठाएंगे, अपनी गोद में रखेंगे और उस नली से, उस पाइप से उसको उसमें तेल डालेंगे, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से बस के मालिक जो है क्या करेंगे, उठेंगे, बच्चे को दूध पिलाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस सर। कहते हैं कि कितनी मजेदार बात लेखक लिखते हैं कि एक तो खुद ही उस पे पुरानी तरीके से उसके धरने पे उसको शक था और दूसरे पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। और जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो जाहिर सी बात है बस किसी तरह से कैसे चलेगी। ठीक,
कहते हैं कि बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब जो बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही थी, अब वो एकदम धीरे धीरे चलने लगी, 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक कहते हैं कि मुझे बस का एक एक पुर्जे पर कोई भरोसा नहीं था कि कब क्या हो सकता है। लिखते हैं ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। स्टीयरिंग जानते हैं क्या होता है? स्टीयरिंग जिससे बस का जो हैंडल होता है, हाँ, उसी को स्टीयरिंग कहते हैं। कहते हैं ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। लेखक लिखते हैं कि ये जो बस थी ये ऐसी थी कि इसके एक एक हिस्से से मुझे डर लग रहा था। और इतना बढ़िया मौसम, इतना बढ़िया पेड़ देख के मन तो खुश हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन पेड़ में जाके बस टकरा जाए। समझ गए? ऐसा ना हो कि ब्रेक फेल हो जाए, ऐसा ना हो कि स्टीयरिंग निकल के हाथ में आ जाए। भाई जब बस इस तरह की है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। यहाँ तक क्लियर? ठीक। आगे लिखते हैं कि झील दिखती तो सोचा, आगे देखते हैं कि झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। माने लेखक इतना मजा ले रहा था, इतना डर रहा था बस के बारे में कि बस में ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग निकल जा सकती है, बस किसी पेड़ से टकरा जा सकती है। और यदि कोई झील या तालाब दिखता तो लेखक को ऐसा लगता कि ऐसा ना हो कि बस कहीं से अपने आप ग्रुप के साथ छोड़ कैसा ना हो कि पानी में चली जाए और उसी में लगे तैरने। ठीक। गोता माने उसी में तैरना, डुबकी लगाना। ठीक। अब देखो बस चल रही है, आगे लेखक लिखते हैं कि एकाएक बस फिर रुकी, एकाएक फिर बस रुक गई। एक जगह रुकी थी तो क्या हुआ था? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें माने उपाय, पर वह न चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन तो शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। देखिए अब बस के मालिक भी वहीं बैठे हैं और इसके पहले क्या कह रहे थे? अरे बस चलेगी क्यों नहीं, इतनी अच्छी बस है, ये है वो है। अब क्या हुआ कि दोबारा बस रुक गई। एक बार रुकी तो किसी तरह से उसको इंजन से पाइप से इंजन में तेल डाल के चलाया गया। अब दूसरी बार जब बस रुकती है तो क्या हो सकता है कि लेखक लिखते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। माने अब बस एकदम सहयोग नहीं कर रही थी, अब बस चलने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि बस का काम क्या है? चलना। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि बस चलने के लिए एकदम तैयार नहीं रही थी। और कंपनी के हिस्सेदार जो शुरू में खूब दावा ठोक रहे थे कि बस खूब बढ़िया चलती है, ये होता है वो होता है, अब क्या कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है। अब देखिए बस फर्स्ट क्लास है और इनकी फर्स्ट क्लास बस जरा देख लीजिए। देखिए ये जो मालिक है उनकी फर्स्ट क्लास बस है, देख रहे हैं आप लोग? जो कंपनी के मालिक है यह उनकी फर्स्ट क्लास बस है, तो सेकंड क्लास कैसी होगी, थर्ड क्लास कैसी होगी, आप अनुमान लगाइए। जब ये उनकी फर्स्ट क्लास बस है बेटा, तो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कैसे होगी आपको तो पता होगा मेरे हिसाब से। बोलिए। सर होगी ठीक। आगे लिखते हैं, बहुत सही कहा उसने, कहा कि सर होगी ही नहीं, गलत थोड़ी कह रहा है। ठीक। कहते हैं कि यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक माने अरे संयोग है, कभी कभी बस बिगड़ गई है, लेकिन उनके हिसाब से क्या है कि बस फर्स्ट क्लास है। कहते छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे
वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी माने एकदम कम हल्का, चांद का जो प्रकाश था वो एकदम कम था, और उसी चांद के कम प्रकाश में पेड़ों के छाया के नीचे वह बस खड़ी थी, और उस बस पे लेखक को बड़ी दया आ रही थी। दयनीय माने दया करने योग्य। ठीक लगता, क्या लगता? जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। माने उस बस को देखकर और छाए में खड़े होकर, जब बस छाए में खड़ी थी तो लेखक को लग रहा था कि यह बस देखने से ऐसा मालूम होती है जैसे कोई बुढ़िया, कोई बूढ़ा व्यक्ति थक करके पेड़ की छाया में बैठी। हमें ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक को दुख किस बात का है कि वह व्यर्थ में ही, बेकार में ही इस बस पे लद के आ रहे हैं, इस बस पे बैठ के आ रहे हैं। जो बस खुद नहीं चल पा रही है वह यात्रियों को कैसे बैठाएगी, यात्रियों को कैसे आगे बढ़ाएगी। ठीक लिखते हैं कि यदि इसका प्राणांत हो गया माने बस मर गई, यदि बस मर गई का मतलब कि बस अगर पूरी तरह से खराब हो गई तब हम क्या कर पाएंगे, तब हम क्या करेंगे। तो इस बियाबान में माने इस जगह में, बियाबान उर्दू शब्द है, इस जगह पे हमें इसकी अंत्योष्टि माने होता है अंतिम संस्कार, माने तब हमको इस बस का अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? कहते कि हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल कम हो गई थी। जो मालिक थे वो किसी तरह से बस को बनाए, बस चलने लगी, लेकिन स्पीड अब कम हो गई थी धीरे धीरे। कहते कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही वह नहीं रही। अब देखिए वह बस बिगड़ती चली गई। अब उसके बस की लाइट थी वो भी खराब हो गई थी। अब वह जो चांद का प्रकाश था उसी के सहारे रास्ता ढूंढकर चल रही थी, और जब कोई बड़ी गाड़ी आती तो बस बाएं खड़ी रहती, और लेखक कहता कि वह बस मानो कह रही हो कि तुम चले जाओ बेटी, हमारी तो वह उम्र नहीं कि हम इतना तेज चल सके। ठीक, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते आगे बढ़ाएं। एक पुलिया, हाँ बोलो। कहते कि एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो पा रहा। अब देखिए एक बार बस बिगड़ी तो क्या हुआ कि वह उस पर टंकी में छेद हो गया। दूसरी बार बस बिगड़ी तो क्या हुआ, वो चल नहीं रही थी। तीसरी बार अब क्या हुआ कि टायर फट गया, टायर फिस करके बैठ गया, और उसी बस के मालिक जो है उसी में बैठे हैं। और उनको तो पता है भाई बस के बारे में, जब वो कह रहे हैं कि बस फर्स्ट क्लास है तो टायर भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बोलिए क्लियर? टायर भी फर्स्ट। हाँ, फिर लेखक कहते हैं कि मैंने पहली बार वो जो कंपनी के मालिक थे, लेखक उनकी ओर बड़े ध्यान से देखता है, कहता है कि आपको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कहते वह महान आदमी एक आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब जो मालिक था वह सब कुछ जानता था। लेखक लिखते हैं कि अगर हम सब मर जाते, बस नाले में गिर जाती, तो भगवान भी कहते कि अरे भाई अब उसका स्वागत करो, वो व्यक्ति आ रहा है जो इतना कंजूस है कि सब कुछ जानते हुए भी बस का टायर नहीं बदल रहा है। ठीक, आगे लेखक लिखते हैं
कि दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। भाई को पन्ना पहुंचने था, लेकिन जब बस 5-5 बार बिगड़ेगी रास्ते में तो क्या कोई पहुंच पाएगा क्या? पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब लेखक कहते हैं कि पन्ना तो हमको जाना ही था, लेकिन और जहां जहां से हमको होके गुजरना था हमने हर जगह पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और हम ये मान लिए थे कि बस किसी तरह से उतर जाएं। ठीक, लगता था जिंदगी इसी में बस। कहते हैं कि लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। लगता था जिंदगी। बेटा अब आ रही है नाउ। कहते हैं कि लगता है इसी बस में गुजारनी है, इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक कहते हैं बेटा इसमें कि पन्ना तो क्या, हमने कहीं भी मान लिया कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, और फिर हमने ये सोच लिया कि हमें किसी भी तरह से बस जिंदगी गुजारनी है, चाहे जिए चाहे मरे। और सब लोग इत्मीनान से, मतलब आराम से बैठ गए कि जो होगा देखा जाएगा। और लोग हंसी मजाक करने लगे, सभी चिंताओं को मुक्त कर दिया। हटाओ कि अब कौन जाए टेंशन लेने, अब जो होगा देखा जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इस पाठ में? आप लोगों को जो कुछ भी पूछना हो एकदम बेहिचक पूछिए, ठीक है।